बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है बायोसिंथेसिस ऑफ फैट्स। इससे पहले हमने बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड के बारे में पढ़ा था। आज हमने उसकी बायोसिंथेसिस पढ़नी है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा फ़ैट्स के बारे में कि फ़ैट्स क्या हैं। फ़ैट्स आर द क्लास ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग अ लॉन्ग हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन चेन एंड अ टर्मिनल कार्बोक्सिलेट ग्रुप। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि फैटी एसिड क्या है। एक लॉन्ग हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन चेन है जिसके साथ एक उसके टर्मिनल पे कार्बोक्सिलेट ग्रुप अटैच होता है। ठीक है, दे फ्रीली exist in the body as well as fatty acyl esters in more complex molecules such as triglycerides or phospholipids. Fatty acids can be oxidized in all tissues, particularly liver and muscle, to provide energy. फैटी एसिड जो है ये तमाम टिश्यू में ऑक्सीडाइज होते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे लिवर और मसल में ये ज़्यादा होते हैं क्योंकि उन्होंने एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है। क्योंकि हम खुराक से कोई भी फ़ैट या कोई भी लिपिड हासिल करते हैं तो फिर वो हमारा जो फ़ैट है वो कन्वर्ट होता है इनटू फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। ठीक है, फ़ैट या लिपिड जो है वो ब्रेक डाउन होता है, फिर वो कन्वर्ट होता है फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में, फिर वो आगे स्टोर होती है, फिर अब्जॉर्ब होती है, फिर आगे हम कहते हैं टीएजी साइकिल। एडिपोज टिश्यूज़ जो हैं ये हमारे स्टोर करते हैं। जो एडिपोज टिश्यूज़ हैं ये लार्जर रिजर्वायर हैं स्टोरेज के लिए, जबकि कार्बोहाइड्रेट की अगर बात करें, ग्लाइकोजन की स्टोरेज की बात करें तो वो इतनी ज़्यादा लार्जर रिजर्वायर नहीं है, उनकी एक लिमिट है। बट ये जो एडिपोज टिश्यूज़ हैं ये लार्जर रिजर्वायर हैं स्टोरेज के लिए। दे आर आल्सो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ मेम्ब्रेन लिपिड्स सच एज फॉस्फोलिपिड्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स. एसिडिफाइड फैटी एसिड्स इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स आर स्टोर्ड इन एडिपोज सेल्स. जितने भी एसिडिफाइड फैटी एसिड्स हैं वो ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में स्टोर होते हैं। स्टोर कहाँ पे होते हैं? एडिपोज सेल्स में। उसके अलावा जो फैटी एसिड्स हैं ये इकोसिनाइड्स का प्रिकर्सर भी होते हैं। ये जस्ट इसका इंट्रोडक्शन है। अब हम बात करते हैं सोर्सेज की कि फैटी एसिड के सोर्सेज क्या हैं। तो डाइट है, एडिपोलाइसिस है, उसके अलावा डिनोवो सिंथेसिस है। डिनोवो सिंथेसिस में हम कह रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, उसके अलावा और बहुत से मालिक्यूल्स हैं जो हम डाइट के ज़रिए हासिल कर रहे हैं। उसके बाद डाइट के ज़रिए हासिल करते हैं, देन इट कन्वर्ट इनटू फैटी एसिड्स एंड विच आर स्टोर्ड एज अ ट्राइग्लिसराइड. जब हम कोई भी डाइट के ज़रिए फैट्स लेते हैं देन वो कन्वर्ट होती है फैटी एसिड में और उसके बाद वो स्टोर्ड हो जाती है ट्राइग्लिसराइड्स की फॉर्म में. नेक्स्ट डिनोवो फैटी एसिड सिंथेसिस के इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं. बेसिकली इसकी 3 स्टेजेस हैं. सिंथेसिस ऑफ फैट्स की 3 स्टेजेस हैं. ठीक है, उसमें सबसे पहले प्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम एंड NADPH है. देन कन्वर्जन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम इनटू मेलोनाइल कोएंजाइम है. थर्ड वन जो है वो है रिएक्शन ऑफ फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स. तो सबसे पहले जो है वो डिनोवो फैटी एसिड सिंथेसिस का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि फैटी एसिड्स आर सिंथेसाइज्ड बाय एन एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियल सिस्टम. दिस सिस्टम इज़ प्रेजेंट इन मैनी टिश्यूज़. अब ये जो हमारे पास एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियल सिस्टम है दैट इज़ प्रेजेंट इन मैनी टिश्यूज़, जिसमें लिवर है, किडनी है, ब्रेन, लंग, मेमोरी ग्लैंड है, एडिपोज टिश्यूज़ वगैरह शामिल हैं. उसके अलावा जो एसिटाइल कोएंजाइम है ये इमीडिएट सबस्ट्रेट है जो एसिटाइल कोएंजाइम ने सिंथेसिस करनी है. ठीक है, जबकि जो फ्री पाल्मिटेट है वो इसका एंड प्रोडक्ट है. उसके अलावा आपने इसकी एक और चीज़ याद रखनी है, जो हमारे पास पॉलीसैचुरेटेड है जैसे लिनोलेनिक है, लिनोलेइक फैटी एसिड है, वो हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होते, वो हम अपनी डाइट के ज़रिए सिंथेसाइज करते हैं. ठीक है, हम डाइट लेते हैं और उसके ज़रिए हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं. हमारी बॉडी के अंदर खुद वो सिंथेसाइज नहीं होते, जबकि बाकी जो है वो सिंथेसाइज होते हैं. अब इसमें कोफैक्टर कौन कौन से रिक्वायर है? NADPH है, ATP है, बायोटिन है, उसके अलावा हमारे पास जो है HCO3 है. ठीक है, एज अ सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. दीज आर द कोफैक्टर्स. उसके अलावा जो हमने स्टेजेस की बात की, स्टेजेस हमारे पास सबसे पहले प्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम एंड NADPH है, देन कन्वर्जन है एसिटाइल कोएंजाइम की मेलोनाइल कोएंजाइम में, फिर रिएक्शंस है फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स के बारे में. तो सबसे पहले हमने बात करनी है कि इसकी जो है वो प्रोडक्शन कैसे होती है एसिटाइल कोएंजाइम की और NADPH की. ठीक है, उसके बाद फिर हमने देखना है कि एसिटाइल कोएंजाइम को हम मेलोनाइल कोएंजाइम में कैसे कन्वर्ट करते हैं.
फिर उसके बाद आगे फैटी एसिड सिंथेज कॉम्प्लेक्स की बात कर लेते हैं। फैटी एसिड सिंथेज कॉम्प्लेक्स जो है ना, ये मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स है और ये डाइमर्स की फॉर्म में होता है। और जो डाइमर्स हैं उसमें जितने भी मोनोमर्स हैं वो इसमें बेसिकली 7 इंजाइमेटिक एक्टिविटी होती हैं और उन इन 7 इंजाइम एक्टिविटीज़ की वजह से ही जो हमें एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन मिलती है फैटी एसिड की। हम देखते हैं CH2 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 और फिर लास्ट पे उसके एक कार्बोक्सिलेट ग्रुप अटैच होता है, तो वो ड्यू टू दिस सिंथेज कॉम्प्लेक्स, ठीक है, वो इस सिंथेज कॉम्प्लेक्स की वजह से होता है। तो अब हम इनको डिटेल में 1 बाय 1 पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सोर्सेज ऑफ NADPH की, कि NADPH का सोर्स क्या है। NADPH इज इन्वॉल्व एज अ डोनर ऑफ रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट। बेसिकली इसके 2 सोर्सेज हैं, एक तो PPP है यानी कि पेंटोस फॉस्फेट पाथवे है और दूसरा इसका HMP स्टंट है यानी कि हेक्सोज मोनोफॉस्फेट। इसके 2 सोर्सेज हैं जहाँ से हमें NADPH हासिल होता है, ठीक है। उसके बाद टिश्यूज़ की अगर बात कर लें जिनमें एक्टिव लिपोजेनेसिस होता है, वो कौन से हैं, लिवर है, एडिपोज टिश्यू है, लैक्टेटिंग मेमोरी ग्लैंड्स हैं जिनमें एक्टिव पेंटोज फॉस्फेट पाथवे होता है और यहाँ से हमें NADPH मिलता है। अगर हम बात कर रहे हैं इसकी कि इसकी लोकेशन क्या है, बेसिकली लोकेशन और टिश्यूज़ की तो हमने बात कर ली कि ये जो हमारे पास फैट्स की सिंथेसिस है वो एडिपोज टिश्यूज़, लिवर, किडनी, लैक्टेटिंग मेमोरी ग्लैंड में होती है। लेकिन इसकी लोकेशन क्या है, इसकी लोकेशन होती है सेल के साइटोप्लाज्म में। जबकि बीटा ऑक्सीडेशन हमने जब पढ़ी थी तो हमने कहा था कि बीटा ऑक्सीडेशन होती है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, लेकिन जो सिंथेसिस है वो होती है उसकी साइटोप्लाज्म या साइटोसोल में। तो अब हमने इसकी टिश्यूज़ की भी बात कर ली कि जहाँ पे ये होती है सिंथेसिस, और दूसरा हमने इसकी लोकेशन की भी बात कर ली है। उसके अलावा इसमें और सोर्सेज भी हैं NADPH के। ये रिएक्शन इसका बताया हुआ है कि क्या होता है कि रिएक्शन में NADPH हमें कैसे मिलता है कि मैलेट जो है वो कन्वर्ट्स मैलेट टू पायरोवेट एंड कैटलाइज्ड बाय द मैलिक एंजाइम। यानी कि एक मैलेट हमारे पास एक कंपाउंड, वो कन्वर्ट होता है पायरोवेट में किस एंजाइम की मदद से, मैलिक एंजाइम की मदद से, ठीक है। उसके बाद आगे उन्होंने बताया हुआ है कि NADP मैलेट डिहाइड्रोजिनेज इज आल्सो एन एंजाइम एंड द एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियल आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। उसके अलावा और इसमें जो है एक और सोर्स भी है जिसके ज़रिए हमें NADPH मिलता है और वो है एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियल आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। ये इसका पाथवे बताया हुआ है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से आगे पेंटोस फॉस्फेट पाथवेज के ज़रिए राइबोलोज 5 फॉस्फेट जो है इसमें ये कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और ये वाला जो प्रोसेस है ये पेंटोस फॉस्फेट पाथवे कहलाता है। ये जब हमने पिछले सेमेस्टर में प्लांट बायोकेमिस्ट्री 1 पढ़ी थी उसमें हमने पेंटोस फॉस्फेट पाथवे को डिटेल में पढ़ा था। In hepatocyst, adipose tissue and the lactating mammary gland, the NADPH is supplied primarily by the pentose phosphate pathway. तो पेंटोस फॉस्फेट पाथवे हम कह रहे हैं कि क्या करता है, NADPH प्राइमरी सप्लाई करता है एडिपोज टिश्यू को, लैक्टेटिंग मेमोरी ग्लैंड्स को और हेपेटोसाइट्स को। उसके अलावा यहाँ पे ये रिएक्शन शो किया हुआ है मैलिक एंजाइम जो हमने बात की कि ये भी NADPH का सोर्स है। That is a reversible reaction. Pyruvate produced in the reaction re-enters the mitochondria for further utilization. क्या है कि मैलेट दोबारा से पायरोवेट में कन्वर्ट हो जाता है, किसकी मदद से, एक मैलिक एंजाइम की मदद से। और जब मैलेट कन्वर्ट होता है पायरोवेट में तो वो दोबारा से जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला जाता है और वहाँ पे दोबारा जाके फर्दर यूटिलाइजेशन करता है। इसके अलावा जो हमने एक और थर्ड स्टेप पढ़ा था कि उसके ज़रिए भी NADPH मिलता है, वो आप लोग रहने दें, ये 2 ही आपके लिए काफ़ी हैं, ठीक है। जो आपने मेन याद रखना है, एक तो HMP याद रखना है हेक्सोज मोनोफॉस्फेट, दूसरा आपने PPP याद रखना है पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, एंड थर्ड मेन इज़ द मैलिक एंजाइम। अच्छा जी, उसके बाद एसिटाइल कोएंजाइम, इसका क्या सोर्स है, इसकी क्या फेट है। तो एसिटाइल कोएंजाइम बेसिकली हमें किससे मिल रहा होता है, एसिटाइल कोएंजाइम जो है वो प्रिकर्सर है फैटी एसिड सिंथेसिस का, ठीक है, जिससे फैटी एसिड सिंथेसिस कहाँ से होती है, एसिटाइल कोएंजाइम से। ये इसका हम कह रहे हैं कि प्रिकर्सर है फैटी एसिड सिंथेसिस का, और ये प्रोड्यूस कहाँ से होता है, फ्रॉम पायरोवेट, फ्रॉम अमाइनो एसिड एंड फ्रॉम दी फैटी एसिड्स। उसके अलावा ये ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल से भी, देन कीटोन बॉडीज इज आल्सो इन्वॉल्व, स्टीरोल्स एंड फैटी एसिड्स आर आल्सो इन्वॉल्व इन इट, ठीक है। फैटी एसिड ऑक्सीडेशन, मेटाबॉलिज्म, उसके ज़रिए ये एसिटाइल कोएंजाइम जो है ये प्रोड्यूस होता है।
इसके अलावा जो है ये हमने बात कर ली अब दोनों की, एसिटाइल कोएंजाइम और NADPH के सोर्सेज की हमने बात कर ली। उसके अलावा आपने एक और चीज़ याद रखनी है कि अगर तो जैसे हमने बात की थी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में बीटा ऑक्सीडेशन हो रही है और जो है साइटोसोल में क्या हो रहा है कि साइटोसोल में सिंथेसिस हो रही है फैटी एसिड की, तो एट अ टाइम दोनों चीज़ें नहीं होती, इसीलिए इनको अलग अलग कंपार्टमेंट पे रखा हुआ है, एक माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में है और एक साइटोसोल में है। ठीक है, क्योंकि एट अ टाइम जो है ये दोनों चीज़ें नहीं हो सकती, या तो बीटा ऑक्सीडेशन होगी या फिर जो है इसकी सिंथेसिस होगी, तो इसलिए इनको अलग अलग कंपार्टमेंट में रखा हुआ है ताकि जो है ये एट अ टाइम ये काम कर सके, अदरवाइज एट अ टाइम ये काम नहीं करती। अगर एक टाइम ऑक्सीडेशन हो रही है तो दूसरी टाइम सिंथेसिस हो गई, अगर एक टाइम सिंथेसिस हो रही है तो दूसरे टाइम उसकी ऑक्सीडेशन होगी। अब हम इसका पहला स्टेप जो है वो डिस्कस करते हैं, स्टेप 1। ठीक है, जो क्या है कि प्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम एंड NADPH। अब हमारे पास पहला स्टेप है इसका कि हमने सोर्सेज तो पढ़ ली, अब इसकी प्रोडक्शन हमने करनी है, जो एक हम रिएक्शन के ज़रिए देखेंगे। बेसिकली पहले पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको रिएक्शन समझा देती हूँ। एसिटाइल कोएंजाइम इज़ अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर डिनोवो सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड। ये सारा जो है इसका सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड उसे हम डिनोवो सिंथेसिस कह रहे हैं। तो एसिटाइल कोएंजाइम इसका स्टार्टिंग मटेरियल है डिनोवो सिंथेसिस का। एसिटाइल कोएंजाइम इज प्रोड्यूस्ड इन द माइटोकॉन्ड्रिया बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट फैटी एसिड्स। बेसिकली एसिटाइल कोएंजाइम प्रोड्यूस होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, किसके ज़रिए? पायरुवेट की ऑक्सीडेशन के ज़रिए और फैटी एसिड की। ठीक है, उसके बाद आगे अमाइनो एसिड्स भी आते हैं, कीटोन बॉडीज़ भी आती हैं। ठीक है, उसके बाद लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया है, हम कह रहे हैं कि एक माइटोकॉन्ड्रिया में एक माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है, वो परमिएबल नहीं होती एसिटाइल कोएंजाइम के लिए, वो एसिटाइल कोएंजाइम को अपने अंदर से दाखिल नहीं होने देती। डैट्स वाई हम एसिटाइल कोएंजाइम को पहले सिट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। An alternate or a bypass arrangement is made for the transfer of acetyl coenzyme to cytosol। तो ये सारा जो अरेंजमेंट किया हुआ है ये इसलिए किया गया है ताकि एसिटाइल कोएंजाइम को ट्रांसफ़र कर सके माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोसोल के अंदर। ठीक है, थ्रू माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, क्योंकि थ्रू तो नहीं बल्कि उस माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से ही हमने उसको पास आउट करना है ना, तो उसमें मुख्तलिफ कैरियर्स आएंगे, उन कैरियर्स के ज़रिए हम उनको मूव करते हैं। अगर वो कैरियर्स नहीं है तो हमारे जो ये एसिटाइल कोएंजाइम है जिसको हमने सिट्रेट में कन्वर्ट किया है वो मूव नहीं कर सकेगा। एसिटाइल कोएंजाइम कंडेंसेस विद द ऑक्सैलोएसीटेट इन माइटोकॉन्ड्रिया टू फॉर्म सिट्रेट। तो एसिटाइल कोएंजाइम जो है ये कंडेंस करता है, देन इट विल फॉर्म ऑक्सैलोएसीटेट इन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड देन दे फॉर्म सिट्रेट। Because citrate is freely transported to cytosol by tricarboxylic and transporter, क्योंकि जो एसिटाइल कोएंजाइम था वो इम्परमिएबल था मेम्ब्रेन के लिए, जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन थी वो उसमें से पास नहीं हो सकता था, लेकिन जो सिट्रेट है वो फ्रीली परमिएबल है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के, इसलिए एसिटाइल कोएंजाइम को पहले सिट्रेट में कन्वर्ट किया ताकि सिट्रेट आसानी से उस माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से गुजर सके। In cytosol, it is cleaved by ATP citrate lyase and that is the enzyme। तो साइटोसोल में जब ये चली जाती है तो उसे एक एंजाइम के ज़रिए क्लीव किया जाता है जिसका नाम है ATP सिट्रेट लाइएज। ठीक है, जिसके नतीजे में क्या बनता है? एसिटाइल कोएंजाइम बनता है और ऑक्सैलोएसीटेट बनता है। फिर ऑक्सैलोएसीटेट को दोबारा हम साइटोसोल में कन्वर्ट करते हैं मैलेट में, फिर एक मैलिक एंजाइम आता है जो इस मैलेट को कन्वर्ट कर देता है पायरोवेट में, जिसके नतीजे में NADPH और कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होते हैं इस रिएक्शन में। और इन दोनों को अब हमारे पास NADPH भी आ गया और हमारे पास यहाँ पे देखें हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम भी बन गया, NADPH भी बन गया। अब यहाँ पे दोनों को हम इस्तेमाल करेंगे फैटी एसिड की सिंथेसिस के लिए। अब यहाँ पर ये रिएक्शन है ट्रांसफ़र ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया टू दी साइटोसोल। यहाँ पे अब ये आप समझें कि ये दरमियान में जो है ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, इनके दरमियान में क्या है? माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। एक तरफ माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, दूसरी तरफ साइटोसोल है, दरमियान में माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। अब यहाँ पे देखें यहाँ पे पायरुवेट मौजूद है, इसको हमने कन्वर्ट किया एसिटाइल कोएंजाइम में और ऑक्सैलोएसीटेट में। यहाँ पे एंजाइम है हमारे पास PDH जो है ये पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज है। ठीक है, उसके अलावा पायरुवेट कार्बोक्सिलेज है।
अब ये बन गए एसिटाइल कोएंजाइम और ऑक्सैलोएसीटेट। उसके बाद ये दोनों हमने बात की, ये ऑक्सीडाइज होंगे और बना किस एंजाइम की मदद से, सिट्रेट सिंथेज की मदद से कन्वर्ट हो जाएंगे सिट्रेट में। फिर सिट्रेट जो है अब ये आसानी से चला जाएगा किसके अंदर, साइटोसोल के अंदर। अब सिट्रेट चला जाएगा इसके अंदर साइटोसोल के अंदर। फिर सिट्रेट जो है वो किस एंजाइम की मदद से क्लीव करेगा, सिट्रेट लाइएज की मदद से क्लीव करता है और क्या बना देगा, ऑक्सैलोएसीटेट और एटीपी एटीपी नहीं, ऑक्सैलोएसीटेट और एसिटाइल कोएंजाइम। फिर उसके बाद ऑक्सैलोएसीटेट को कन्वर्ट किया जाता है मैलेट में, और यहाँ पे जो एंजाइम है डैट इज़ दी मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, MDH इज़ दी मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। फिर मैलेट जो है that is also convert into the pyruvate with the enzyme मैलिक। ठीक है, अब यहाँ पे मैलेट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा पायरोवेट में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम डैट इज़ द मैलिक एंजाइम। ठीक है, उसके बाद मैलिक जो है वो उसको कन्वर्ट कर देता है पायरोवेट में। जब इसको पायरोवेट में कन्वर्ट करता है तो यहाँ पे प्रोड्यूस होती है फैटी एसिड, फैटी एसिड नहीं, पहले जो है NADPH बनता है। NADPH जो है और एसिटाइल कोएंजाइम ये दोनों मिलके क्या कर देंगे, फैटी एसिड की सिंथेसिस करेंगे। और NADPH कहाँ से और आता है, HMP शंट से। एंड HMP क्या है, हेक्सोज मोनोफॉस्फेट। एंड देन पायरोवेट इज आल्सो glucose and then is also enter into the mitochondrial matrix for further reaction। तो ये वही जो है साइकिल है, ये बस वैसे मैंने आपको इस तरह लिख के बता दिया था ताकि आप लोग आसानी से इसको कर सकें। तो हमारे पास पायरोवेट जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम और ऑक्सैलोएसीटेट में कन्वर्ट हुआ इन दोनों एंजाइम्स की मदद से। देन फिर ये सिट्रेट सिंथेज की वजह से सिट्रेट में कन्वर्ट हुए, फिर ये सिट्रेट बनाया। सिट्रेट ने आगे सिट्रेट लाइएज की वजह से ऑक्सैलोएसीटेट और एसिटाइल कोएंजाइम बनाया। फिर ऑक्सैलोएसीटेट ने मैलेट डिहाइड्रोजिनेज की मदद से मैलेट बनाया। मैलेट ने मैलिक एंजाइम की वजह से पायरोवेट बनाया। और जब पायरोवेट बना तो यहाँ पे आगे हमारे पास NADPH भी बनता है। और फिर आगे जब NADPH बनता है तो NADPH और एसिटाइल कोएंजाइम मिलके फैटी एसिड की सिंथेसिस कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस हैं कि एडवांटेजेस ऑफ कपल ट्रांसपोर्ट ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम एंड NADPH के इनका क्या है कि जब ट्रांसपोर्ट होती है एसिटाइल कोएंजाइम की माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोसोल में, तो इससे प्रोडक्शन होती है, साइटोसोमल प्रोडक्शन होती है NADPH की और कार्बन डाइऑक्साइड की, जो बहुत ज़्यादा फ़ायदामंद है सेल के लिए कि वो फैटी एसिड की ऑप्टिमम सिंथेसिस कर सके, क्योंकि इसके बगैर फैटी एसिड की सिंथेसिस नामुमकिन है। उसके बाद कुछ एंजाइम्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, एंजाइम्स और कोफैक्टर्स। 2 मेन एंजाइम्स हैं, एसिटाइल कोएंजाइम कार्बोक्सिलेज, फैटी एसिड सिंथेज, और ये मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस हैं। बोथ एंजाइम्स आर दी मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस। उसके अलावा कुछ कोएंजाइम और कोफैक्टर्स हैं जो हमने पहले भी बात की, बायोटीन, NADPH, MR और MG। दीज आर दी कोएंजाइम एंड दी कोफैक्टर। ठीक है, तो ये पहले जो हमारा पॉइंट है प्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम एंड NADPH ये कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। उसके अलावा जो नेक्स्ट हमारे इसके स्टेप्स रह गए वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इंशाल्लाह।